क्या होता है जब शोहरत और लग्जरी की भूख इंसान के लॉजिक को अंधा कर देती है? जरा सोचिए, कैसे एक पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट जो कभी दुनिया को सच दिखाने का काम करती थी, वो खुद भारत के सबसे बड़े क्रिमिनल नेक्सस का चेहरा बन गई। एक आउटसाइडर जिसे हिंदी का एक शब्द नहीं आता था, वो अचानक बॉलीवुड के सबसे ताकतवर कैंप्स की रानी कैसे बन गई? क्या यह सिर्फ उसकी मेहनत थी, या फिर बॉलीवुड के उस खौफनाक मीट मार्केट का कोई डार्क कॉम्प्रोमाइज? जब किसी एक्ट्रेस का स्टारडम ढलान पर होता है, तो इंडस्ट्री से गायब हो जाने का वो डर उसे किस हद तक गिरा सकता है? क्या करोड़ों के गिफ्ट्स, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल धीरे धीरे इंसान के अंदर के लॉजिक को खत्म कर देते हैं? आज तक पीआर मशीनरी और मीडिया हमें यही समझाती रही कि जैकलीन फर्नांडिस तो बस एक मासूम पीड़िता हैं, जिन्हें एक महाठग ने प्यार के जाल में फंसा लिया। लेकिन अगर वो सच में इतनी मासूम थीं, तो अरेस्ट होते ही उन्होंने अपने फोन के सबूत क्यों मिटाए? उन्हें उस क्रिमिनल का सारा सच पता होने के बावजूद उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद रखीं? सर्च लूम की इस डीप इन्वेस्टिगेटिव और साइकोलॉजिकल केस स्टडी में आज हम सिर्फ 200 करोड़ की ठगी की बात नहीं करेंगे। आज हम बॉलीवुड के उस खौफनाक इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे, जहां सरवाइव करने के लिए पहले अपनी मासूमियत नीलाम करनी पड़ती है, और फिर उस नकली स्टारडम को बचाने के लिए तिहाड़ जेल में बैठे किसी ठग का हाथ थामना पड़ता है। जैकलीन असल में एक विक्टिम है या एक साइलेंट पार्टनर इन क्राइम? इस कहानी के खत्म होने तक बॉलीवुड को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। अगस्त 1985, बहरीन। जैकलीन का जन्म एक मल्टी एथनिक परिवार में हुआ। एक मिडिल क्लास परवरिश, लेकिन जैकलीन के अंदर शुरू से ही कुछ बड़ा करने की भूख थी। ये भूख पैसों से ज्यादा वैलिडेशन और अटेंशन की थी। ऑस्ट्रेलिया से मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेने के बाद वो श्रीलंका में एक सिक्योर टेलीविजन रिपोर्टर के तौर पर काम करने लगी। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान के अंदर ग्लैमर का कीड़ा होता है, तो उसे रियलिटी बोरिंग लगने लगती है। छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स और लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स के जरिए जैकलीन ने धीरे धीरे ग्लैमर की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। इसी चमक दमक ने उनके अंदर एक बड़ी पहचान पाने की भूख पैदा कर दी। साल 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन के दिमाग की पूरी वायरिंग बदल गई। मिस श्रीलंका बनने के बाद उन्होंने लॉस एंजल्स में आयोजित वैश्विक मिस यूनिवर्स 2006 प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वह यह प्रतियोगिता जीत नहीं पाई और न ही टॉप फाइनलिस्ट में जगह बना सकीं, लेकिन इसी मंच ने उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी असली ताकत खूबसूरती है। इसी खूबसूरती को कैश करने के लिए 2009 में वो एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई आईं। किस्मत का खेल देखिए, मुंबई आते ही उन्हें डायरेक्टर सुजॉय घोष की मेगा बजट फिल्म अलादीन का ऑडिशन मिल गया। ऑडिशन रूम में वो बेहद कैजुअल लुक, शॉर्ट्स और चश्मा पहने खड़ी थीं। उन्हें हिंदी का हा भी नहीं आता था। डायलॉग्स बोलते वक्त वो बुरी तरह डगमगाईं। लेकिन सिनेमा की दुनिया में जो बाहर से दिखता है, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। पीआर आर्टिकल्स और मीडिया इंटरव्यूज में तो दुनिया को यही बताया गया कि सुजॉय घोष को उनकी टूटी फूटी हिंदी के पीछे वो गजब का कॉन्फिडेंस और जादुई इंटरनेशनल स्क्रीन प्रेजेंस दिख गई थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ एक खराब ऑडिशन और उस टूटी फूटी हिंदी के बल पर किसी अनजान आउटसाइडर को सीधे अमिताभ बच्चन के साथ इतनी बड़ी फिल्म मिल सकती है? या फिर बंद दरवाजों के पीछे बॉलीवुड के इस डार्क इकोसिस्टम का कोई और ही नियम काम कर रहा था? सच्चाई जो भी हो, लेकिन बिना किसी गॉडफादर के इस श्रीलंकन रिपोर्टर ने अपना पहला कदम उस इंडस्ट्री में रख दिया था, जो बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही खौफनाक। लेकिन बॉलीवुड एक मीट मार्केट है। यहां बाहर से आने वाले हर चेहरे को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह स्कैन किया जाता है। 2009 में जब अलादीन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह क्रैश हो गई, तो उस फिल्म ने उन्हें सिर्फ पहचान ही नहीं दी, बल्कि बॉलीवुड के असली चेहरे की पहली झलक भी दिखा दी। जैकलीन को यह खौफनाक हकीकत समझ आ गई कि बॉलीवुड के इस डार्क इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक गोरा रंग और विदेशी एक्सेंट काफी नहीं है। यहां टिकने के लिए खुद को एक विजुअल कमोडिटी में बदलना पड़ता है।
बॉलीवुड का इकोसिस्टम बाहर से आने वाली गोरी लड़कियों को किस नजर से देखता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आउटसाइडर्स के लिए यहां अक्सर दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप इंडिपेंडेंट रहकर सालों तक बी ग्रेड फिल्मों में धक्के खाएं, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज करके किसी पावरफुल कैंप का हिस्सा बन जाएं। जब सनी लियोनी या नोरा फतेही जैसी लड़कियां इंडिया आईं, तो बॉलीवुड ने उन्हें कभी एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर नहीं अपनाया। पूरे इकोसिस्टम ने उन्हें सिर्फ आइटम नंबर्स और ग्लैमरस रोल्स तक सीमित कर दिया। उन्हें पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया। जैकलीन के साथ भी शुरुआत में बिल्कुल यही हुआ। अलादीन और जाने कहां से आई हैं, बुरी तरह फ्लॉप हुई। जैकलीन समझ गई कि सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, यहां सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बॉलीवुड का कास्टिंग काउच हमेशा एक बंद कमरे में नहीं होता। कई बार ये पब्लिक रिलेशनशिप्स और गॉडफादर्स के रूप में होता है। 2010 में हाउसफुल के गाने धन्नो में उनका स्पेशल अपीयरेंस सिर्फ एक डांस नहीं था, वो बॉलीवुड के सामने उनका एक सरेंडर था कि मैं आपकी शर्तों पर खेलने के लिए तैयार हूं। इसके बाद उन्हें बड़ा ब्रेक मिला मर्डर 2 से। भट्ट कैंप की इस फिल्म ने जैकलीन को रातों रात एक सेक्स सिंबल बना दिया, लेकिन इसके पीछे की कीमत बहुत बड़ी थी। अगर हम इस डार्क इकोसिस्टम की एक गहरी साइकोलॉजिकल चीयर फाड़ करें, तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। बॉलीवुड कोई आर्ट स्कूल नहीं है, यह एक हार्डकोर बिजनेस है जो डिमांड और सप्लाई पर चलता है। प्रोड्यूसर्स दर्शकों की इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इंसान सबसे तेजी से सेक्स और ग्लैमर की तरफ आकर्षित होता है। इसीलिए इन आउटसाइडर लड़कियों का इस्तेमाल अपनी कमजोर फिल्मों को बेचने के लिए एक विजुअल कमोडिटी की तरह किया जाता है। इन लड़कियों को लगता है कि वो अपनी मर्जी से ग्लैमरस रोल्स चुन रही हैं, लेकिन असल में यह उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप होता है। एक बार जब कोई एक्ट्रेस इस ग्लैमर के जरिए सफलता पा लेती है, तो इंडस्ट्री उसे इसी टाइप कास्टिंग के खौफनाक चक्र में फंसा देती है। जब 2015 में जैकलीन ने रॉय और ब्रदर्स जैसी फिल्मों में गंभीर रोल्स करके इस आई कैंडी की इमेज से बाहर निकलने की कोशिश की, तो पब्लिक और क्रिटिक्स ने उन्हें सिरे से नकार दिया। ये एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, जब दुनिया ये आपको चीख चीख कर बताए कि आप सिर्फ एक खूबसूरत जिस्म हैं, एक अच्छी कलाकार नहीं। हम सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को गालियां देते हैं कि वो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का डार्क सच ये है कि थिएटर्स में सबसे ज्यादा तालियां इन्हीं आइटम गानों पर बजती हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें उस कैमियो और आइटम सॉन्ग के ट्रैप में हमेशा के लिए धकेल दिया। बागी 2 का 1, 2, 3 रीमेक, साहो का बैड बॉय और राधे का दिल दे दिया। ये उनकी कोई आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, ये उनका फियर ऑफ आउट ऑफ साइट था। इस इकोसिस्टम की सबसे खौफनाक सच्चाई है ग्लैमर की एक्सपायरी डेट। उन्हें डर था कि अगर वो स्क्रीन पर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट नहीं करेंगी, तो इंडस्ट्री उन्हें एक इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह रिप्लेस कर देगी और हमेशा के लिए भूल जाएगी। इस डार्क और इनसिक्योर इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए हर आउटसाइडर को एक गॉडफादर या प्रोटेक्टर चाहिए। जैकलीन ने साजिद खान के कैंप में पनाह ली। इन दोनों के रिश्ते की चर्चा उस वक्त पूरे बॉलीवुड में थी। शुरुआत एक डायरेक्टर और एक्ट्रेस के प्रोफेशनल रिश्ते से हुई थी, लेकिन जल्द ही ये एक डार्क लव एंगल में बदल गया। बातें तो यहां तक पहुंच गई थीं कि बॉलीवुड के गलियारों में साजिद और जैकलीन की शादी तक की अफवाहें उड़ने लगी थीं। कहा जा रहा था कि जैकलीन ने इस इकोसिस्टम में खुद को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए साजिद से शादी करने का मन बना लिया है। लेकिन मीडिया और इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों के मुताबिक यह रिश्ता प्यार से ज्यादा पावर डायनामिक्स का एक खौफनाक खेल था। साजिद जैकलीन को लेकर इस हद तक पॉजेसिव और कंट्रोलिंग हो चुके थे कि वो एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव करने लगे थे। साजिद ही तय करते थे कि जैकलीन कौन सी फिल्में करेंगी, वो फिल्मों में कैसे कपड़े पहनेंगी, और यहां तक कि वो किस एक्टर से बात करेंगी या किससे मिलेंगी। प्यार और प्रोटेक्शन के नाम पर जैकलीन को हाउसफुल 2 और रेस 2 जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी पूरी आजादी देकर चुकानी पड़ी। वो शादी के नाम पर एक सोने के पिंजरे में कैद हो चुकी थीं, लेकिन बॉलीवुड में प्यार और लॉयल्टी सिर्फ सक्सेस की होती है। जैसे ही साजिद खान की फिल्में फ्लॉप होने लगीं और उनका करियर ढलान पर आया,
जैकलीन ने अपना सर्वाइवल मोड ऑन किया। शादी की वो सारी अफवाहें और वादे पीछे छूट गए और उन्होंने बहुत ही चालाकी से साजिद से किनारा कर लिया। इस डार्क इकोसिस्टम में उन्हें अब एक नए और ज्यादा ताकतवर गॉडफादर की जरूरत थी और इसके बाद उनका सीधा प्रमोशन हुआ बॉलीवुड के सबसे ताकतवर सलमान खान कैंप में। 2014 की किक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जैकलीन रातों रात ए लिस्टर्स में शामिल हो गई। लेकिन यह स्टारडम अंदर से बिल्कुल खोखला था। डिशूम, जुड़वा 2, रेस 3, अ जेंटलमैन और हाउसफुल 3। जरा इन फिल्मों के पैटर्न को देखिए। भारी भरकम बजट, बड़े मेल सुपरस्टार्स और जैकलीन का काम सिर्फ बैकग्राउंड में खूबसूरत दिखना, 2 गानों में नाचना और गायब हो जाना। साइकोलॉजी में इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। जब आप करोड़ों कमा रहे हो, 100 करोड़ क्लब का हिस्सा हो, लेकिन आपको पता हो कि आपकी अपनी कोई स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है। आपको पता होता है कि जिस दिन आपकी उम्र ढलेगी या कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आएगी, ये सारे कैंप्स आपको रातों रात रिप्लेस कर देंगे। ये रिप्लेसमेंट का डर जैकलीन को अंदर ही अंदर खा रहा था। 2019 आते आते बॉलीवुड की डायनामिक्स पूरी तरह बदल गई। जानहवी, सारा, कियारा जैसी नई जनरेशन आ चुकी थी। जैकलीन की उम्र 30 के पार हो रही थी और वो रिप्लेसमेंट का साइकोलॉजिकल खौफ अब हकीकत में बदल रहा था। अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए उन्होंने डेस्परेशन में हाथ पैर मारने शुरू किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ आई ड्राइव और नेटफ्लिक्स की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिसेस सीरियल किलर ने उनकी रही सही एक्टिंग की पोल खोल दी। इसके बाद तो फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लग गई। भूत पुलिस, बच्चन पांडे, अटैक पार्ट 1 और राम सेतु। उनकी बॉक्स ऑन ऑफिस अपील 0 हो चुकी थी। जब बॉलीवुड में रास्ते बंद होने लगे तो उन्होंने रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट में खुद को रेलेवेंट दिखाने का इल्यूजन क्रिएट किया। सर्कस में एक और बेमतलब गेस्ट अपीयरेंस, कन्नड़ फिल्म विक्रांत रोना में रारा रक्कम्मा पर डांस और खुद को ग्लोबल एक्टर साबित करने के लिए डेफिनेशन ऑफ फियर और किल एम ओनल 2 जैसी बेहद खराब ग्रेड बी हॉलीवुड फिल्में। ये एक ऐसे एक्टर की छटपटाहट थी जिसका स्टारडम खत्म हो रहा था, लेकिन जिसे बांद्रा के सी फेसिंग घर और प्राइवेट जेट्स की लत लग चुकी थी। स्टारडम जाने से ज्यादा दर्दनाक होता है उस स्टारडम से जुड़ा लाइफस्टाइल छिन जाना। जैकलीन डेस्परेट थी, करियर खत्म हो रहा था, लेकिन उनका पीआर और लाइफस्टाइल करोड़ों की मांग कर रहा था। इसी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया भारत के सबसे बड़े कॉनमैन ने। साल 2021, तिहाड़ जेल का सेल नंबर 204। अंदर बैठा था मास्टर मैनिपुलेटर सुकेश चंद्रशेखर। वो जानता था कि बॉलीवुड स्टार्स हॉलीवुड और पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उसने स्पूफिंग टेक्नोलॉजी से कॉल किया और सीधा उसी नब्ज पर हाथ रखा जो सबसे ज्यादा दर्द कर रही थी। तुम्हारा करियर खत्म हो रहा है, मैं तुम्हें 500 करोड़ की इंटरनेशनल फीमेल सुपर हीरो फिल्म दूंगा। यह वो लालच था जिसने जैकलीन का सारा लॉजिक खत्म कर दिया। एक पूर्व जर्नलिस्ट, क्या वो इतनी नासमझ थी कि उसे नहीं पता था कि बिना स्वार्थ के कोई उसे 52 लाख का अरबी घोड़ा, पर्शियन बिल्लियां और डायमंड्स क्यों दे रहा है? उनके स्टाफ ने वार्निंग दी थी कि सुकेश एक क्रिमिनल है, लेकिन जैकलीन ने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जब आप सच जानते हैं लेकिन अपने लालच के लिए खुद को एक झूठ पर विश्वास दिलाते हैं। लेकिन हर इल्यूजन की एक्सपायरी डेट होती है। जब 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का गुब्बारा फूटा तो जैकलीन की दुनिया हिल गई। उनके वो लव बाइट वाले प्राइवेट फोटोज लीक हो गए। करोड़ों की क्यूट इमेज सेकंड्स में मिट्टी में मिल गई। यहां से शुरू हुआ बॉलीवुड का सबसे गंदा पीआर गेम, बाइट और विक्टिम कार्ड। कोर्ट में रोने धोने का नाटक किया गया कि हम मासूम हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। जैकलीन ने अर्जी लगाई कि उन्हें आरोपी की जगह सरकारी गवाह बना दिया जाए, लेकिन ईडी ने उनकी इस शातिर स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक दिया। मई 2026 में ईडी ने कोर्ट को बताया कि जैकलीन कोई मासूम पीड़िता नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक सक्रिय भागीदार थीं। ईडी ने 3 डार्क सीक्रेट्स खोले। पहला, सुकेश के अरेस्ट होते ही जैकलीन ने अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया। क्या कोई सच्चा पीड़ित सबूत मिटाता है? दूसरा,
उन्होंने सुकेश के काले पैसे से एक राइटर को 15 लाख रुपए कैश भिजवाए और ये बात जांच एजेंसियों से छिपाई। तीसरा और सबसे बड़ा सच, जैकलीन ने खुद गूगल पर सुकेश का क्रिमिनल इतिहास पढ़ा था। उन्हें पता था कि वो लुटेरा है, फिर भी वो उस ब्लैक मनी और अय्याशी पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। एक मिडिल क्लास जर्नलिस्ट से शुरुआत, मुंबई के कास्टिंग मार्केट में एक ऑब्जेक्ट बनने का कॉम्प्रोमाइज, बड़े कैंप्स की छांव में एक खोखला स्टारडम, फ्लॉप फिल्मों की बौखलाहट में आइटम नंबर्स का सहारा, और अंत में अपने महंगे लाइफस्टाइल को बचाने के लिए कथित तौर पर एक क्रिमिनल नेक्सस का हिस्सा बनना। जैकलीन फर्नांडिस की ये जर्नी सिर्फ एक ठगी का केस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है उस बॉलीवुड इकोसिस्टम का जहां नैतिकता की शायद ही कोई जगह है। यहां एक आउटसाइडर को अपनी पहचान से पहले अपनी ग्लैमरस इमेज बेचनी पड़ती है और सरवाइव करने के लिए ऐसे ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जिनके बारे में बाहर की दुनिया सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती है। और जब कोई इस चमक दमक के टॉप पर पहुंच जाता है तो उस नकली स्टारडम और महंगे लाइफस्टाइल को बचाने का दबाव कई बार इंसान के सही और गलत की समझ को ही खत्म कर देता है। सुकेश चंद्रशेखर आज तिहाड़ की सलाखों के पीछे है, लेकिन इस केस ने बाहर घूम रहे उन सफेद पोश और ग्लैमरस चेहरों की हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां कई बार ग्लैमर, लालच और लग्जरी इंसान की जजमेंट पर भारी पड़ जाते हैं। बॉलीवुड का एक इल्यूजन टूट चुका है, अब फैसला अदालत और जनता को करना है। कमेंट्स में बताइए, क्या यह सब बॉलीवुड के इकोसिस्टम का दबाव था या जैकलीन का अपना लालच? बॉलीवुड के ऐसे ही डार्क, डीप और साइकोलॉजिकल केस स्टडीज के लिए सर्च लूम को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले सच के साथ।